हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईडी पॉइंट। जेईडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एससी वर्मा के बुक से रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन नंबर 80 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक वो जाएगा वहां तक समाप्त आज करेंगे। और अब तक हमने 79 क्वेश्चन तक क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज के जो क्वेश्चंस हैं मोस्टली इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और उसके पहले भी कुछ क्वेश्चन जो देखे थे कंजर्वेशन मोमेंट, एंगुलर ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का था। तो इसमें बच्चों एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था कि जो एडिटेड फॉर्म में एंगुलर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था उसका हम लोग यूज करेंगे। तो आ जाइए एक क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन नंबर 80 लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, थिन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर लाइंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इन हिट शार्पली एंड हॉरिजॉन्टली बाय अ क्यूब वेयर शुड बी हिट सो दैट द सेल डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। तो इसको कलर थोड़ा चेंज कर लिया जाए। ठीक है, ये ऐसा है। और इतना रफ है कि इसमें रोल कर रहा है। लाइंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस हिट शार्पली हॉरिजॉन्टली बाय क्यू द वेयर शुड बी द हिट सो दैट सेल डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस। तो ये आपका सेंटर है। तो सपोज कर लेते हैं कि कहीं भी एक फोर्स F यहाँ पर हिट किया होगा ऐसा। तो H हाइट पर अगर इसको लेते हैं यहाँ से ऐसे, तो वेयर शुड बी हिट बाय द पार्टिकल। तो हम इसको ऐसा कर देते हैं कि F इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर उसको ले तो कितना हो जाएगा ये। हाँ, इसका कंजर्वेशन पहले क्या है बच्चों यहाँ पर कि आर लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो मूव नहीं कर रहा है। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, शून्य। मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन करा रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो शून्य प्लस F इंटू डी टी इक्वल टू, उससे कुछ वेलोसिटी गेन कर रहा होगा तो m इंटू वी, ऐसा। तो फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे कि F इंटू एच इंटू डी टी, और उसके बाद ये थिन स्फेरिकल सेल है तो 2/3 mr² इंटू ओमेगा और नॉट स्लिप का मतलब v इक्वल टू ओमेगा, इस तरह का प्योर रोलिंग होगा। तो इसको जब और आगे बढ़ाकर इसका ओमेगा का वैल्यू रखेंगे v/r, और तो FH dt का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5 mr²। सो v/r, तो r से r कैंसिल हो जाएगा, यहां से कितना हो जाएगा 2/3 mr/v, ऐसा। तो अगर वहां से अगर हम f dt का रेडीमेड वैल्यू m इंटू वी इसमें पुट करें तो एक ऐसा दिखाई पड़ेगा, m इंटू वी इंटू एच इक्वल टू 2/3 mr/v। तो यहाँ से अगर आप mv और mv कैंसिल करेंगे तो h का वैल्यू 2/3r ऐसा आ जाएगा। तो आप h/3 हाइट पर इसको अगर हिट करते हैं तब उसके चलते जो आएगा मतलब कि तब उसमें प्योर रोलिंग होगा। तो तो ये इस क्वेश्चन का कहानी था बच्चों, कि अगर h हाइट पर अगर हिट करते हैं उसके सेंटर ऑफ मास के अबव to h/3, then you will see that it will be the not slipping and having the pure rolling। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चाहे तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। इसमें क्या कर रहा है कि यूनिफॉर्म व्हील ऑफ रेडियस r is set into the rotation about its axis at angular speed omega. This rotating wheel is now placed on the rough horizontal surface with its axis horizontal। मतलब कि कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रहा है जैसे मान लीजिए कि बहुत जैसे साइकिल जैसा कोई चीज, मान लीजिए कि साइकिल अपने स्टैंड पर है और आपने फुल पैडल उसको लगा रखा है। मतलब वो खूब वो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो मतलब पहिया है वो घूम रहा होगा इस तरह से। और सडनली क्या होता है कि अगर वो घूम रहा है और आप उसको
स्टैंड ऑफ कर दीजिए, मतलब स्टैंड हटा दीजिए और इसको रोड पे ला दीजिए या कांटेक्ट करा दीजिए, तो कुछ उस तरह का जो सिचुएशन होगा वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एट द कॉन्टैक्ट द will accelerate forward and its rotation deaccelerate till the will start pure rolling on the surface. Find the linear speed of the speed after it start pure rolling. तो देखिए अगर इसकी अगर बात करें तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा और थोड़ी देर के बाद, मतलब ये तो प्योर, मतलब कि केवल रोटेशन हो रहा है, प्योर रोटेशन। और व्हेन मोमेंट जब यहाँ पर अभी जब ये आएगा इसके साथ जब रोटेट कर रहा होगा तो वॉट एवर उसका जो वैल्यू होगा उस समय ओमेगा, केवल अभी रोटेट कर रहा तो लीनियर स्पीड तो है नहीं, ओमेगा से ऐसा जा रहा होगा। और यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए कि ओमेगा से अभी तो प्योर रोटेशन में है, जब उसके साथ कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन उसका क्या करेगा, रोटेशन को डिक्सेलरेट करेगा। वैसा क्वेश्चन में भी मेंशन है, क्वेश्चन में क्या करे, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द कांटेक्ट द विल एक्सेलरेट फॉरवर्ड एंड रोटेशन डी एक्सेलरेट टिल द प्योर रोलिंग। तो मान लेते हैं कि ओमेगा के बजाय ओमेगा डैश से हो रहा होगा और उस समय उसका वी डैश हो रहा होगा, मतलब कि आगे भी बढ़ रहा होगा, घूम भी रहा होगा। तो जो ओमेगा डैश इक्वल टू वी डैश बाई आर ऐसा कहानी बना होगा और यहाँ पर वी खाली ओमेगा है। तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व कराए, और क्यों, कौन उसको डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो फ्रिक्शन इसको ऐसे कर रहा होगा, इधर घूमना चाह रहा होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर लिखे इसके लिए तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो स्टार्टिंग में क्या था, आई ओमेगा माइनस एफ आर डी टी, ऐसा एफ इंटू फ्रिक्शन, ये तो समझते होंगे मोमेंटम, और आर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एंगुलर मोमेंटम रिटार्ड कर रहा होगा। फिर उसके बाद आई ओमेगा डैश, यही बना होगा, ठीक है। और यहाँ पर उसको जो स्पीड दे रहा होगा पहले इनिशियली, अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खाली करें यहाँ से, तो इसमें आप देखेंगे कि इनिशियली तो कुछ है नहीं, जीरो, और कौन इसको दे रहा है स्पीड, एफ डी टी फ्रिक्शन वाला, और इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी वी डैश, ऐसा हो रहा होगा। तो एफ डी टी का रेडीमेड वैल्यू रख लिया जाएगा इधर, तो हमारा काम बनते हुए दिख रहा है, तो रख लेते हैं। तो आई ओमेगा माइनस एफ डी टी का रेडीमेड वैल्यू एम वी डैश इंटू आर इक्वल टू आई ओमेगा डैश। इसकी को सॉल्व करना है, और वो है क्या बच्चों, स्फीयर है, क्या है, यूनिफॉर्म विल है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा। तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट से ले रहे हैं, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा माइनस, इसको मास फिर कैपिटल ही बोलना पड़ेगा, एम, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एम जब वहां पे लिखे हैं तो आप एम ही लिख दीजिए। एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा माइनस एम वी डैश इंटू आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा डैश, यानी कि वी डैश बाई आर। तो आप ये देखेंगे आर से आर कैंसिल होगा, और यहाँ से एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा इक्वल टू एम वी डैश आर प्लस एम वी डैश आर बाई 2। तो 1 प्लस 1 बाई 2 करेंगे तो 3 बाई 2 एम वी डैश आर होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये स्मॉल है बच्चों, एम आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और एक आर से आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, ये समझ में आया ना, कि एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो एक आर बचेगा, ओमेगा 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ओमेगा आर केवल बचा। तो वी डैश इक्वल टू ओमेगा आर ओवर 3।
ये ऐसा बना। तो आफ्टर द जब उस तरह का रोलिंग स्टार्ट होगा तो उस समय का वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा r by 3। तो कॉन्सेप्ट आपका ये था समझने के लिए कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो इनिशियल उससे रोटेट कर रहा था, जैसे ही फ्रिक्शन कांटेक्ट में है तो एफ आर इंटू डी टी इक्वल टू आई डैश आई ओमेगा डैश हुआ, और फिर उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखा तो दो इक्वेशन, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो इसका इंपॉर्टेंस था, तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको और लिख लीजिए। ठीक है, तो इसको भी पॉज करके उसी स्टाइल में लिख लीजिएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि थिन स्फेरिकल सेल लाइंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज हिट बाय द क्यू इन सच अ वे दैट द लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सेल। एज ए रिजल्ट the cell start moving with the linear speed v without any initial angular velocity. Find linear speed of the cell after it start pure rolling on the surface. तो देखिए होगा क्या कि जब यहाँ से ऐसा किया और ये आपका कुछ स्फेयर था, ठीक है बच्चों, ये ऐसा कि एक थिन स्फेरिकल सेल है और उसको ऐसा रखा हुआ है, तो जब उसको हीट कर रहा है उसके सेंटर से, तो उसमें तो उसके चलते फिर थोड़ी देर के बाद उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेलोसिटी आ जा रहा है, उसके ठीक बिल्कुल सेंटर पे हिट कर रहा है, और उस समय तो उसके पास रोटेशन नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो प्योर रोलिंग करने लग रहा है। तो व्हेन अ मोमेंट जब उसको हिट कर रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स एफ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो हम उसी के अबाउट, अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम उसका देख लें कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा होगा, या सॉरी उसके एफ अगर है, एंगुलर मोमेंटम तो सी के अबाउट देखेंगे ही देखेंगे, ये सेंटर ओ है, इसके अबाउट देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन जो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो उसके चलते एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, एफ ही है, तो उसके चलते मतलब फोर्स तो हिट कर रहा तो फोर्स होगा ही होगा वो। इस पर मैं पूछना चाह रहा था कि एक्सटर्नल टॉर्क क्या होगा इस फोर्स के चलते। तो क्या ये फोर्स उसको घुमाने में कोई योगदान है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्कुल एकदम सेंटर पे जाके उस पे लगा है, तो इस सेंटर को मतलब उस जो उसको रोटेशन वाला जो काम है ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अगर हम सेंटर के अबाउट अगर घूमने का कोई चीज देखें, टॉर्क अगर देखें, तो ठीक उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो उसी पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्या टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? नहीं। आपको पहले बता रखे कि टॉर्क जब भी प्रोड्यूस करता है तो उसमें क्या होता है कि जिसके अबाउट उसको घूमना होता है तो वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन वहां देखिए वहां पर बिल्कुल एकदम उसी सेंटर से पास हो रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कि आपका डोर है, तो डोर को आप परपेंडिकुलरली आप इसको करते हैं, अगर ऐसे अगर कभी खोलते हैं क्या? नहीं ना। क्यों नहीं खोलते हैं? क्योंकि उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसी के लाइन में आकर इंटरसेक्ट करेगा, तो कभी वो उससे खुलेगा नहीं। हाँ, टूट जाएगा डोर अगर ज्यादा लगाएंगे तो, लेकिन खुलने वाला नहीं है। तो जब भी लगाते हैं तो परपेंडिकुलर, तो इस फोर्स के चलते थोड़ी देर के बाद क्या एकदम इंस्टेंटली इसका वेलोसिटी v सपोज आ गया, और वो बोल भी रहा है क्वेश्चन में कि एज अ रिजल्ट द सेल स्टार्ट मूविंग विद लीनियर स्पीड v विदाउट एनी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। फाइंड लीनियर स्पीड आफ्टर द स्टार्ट प्योर रोलिंग। तो जब इसमें आ रहा होगा, जब प्योर रोलिंग जब स्टार्ट हो रहा होगा, तो उसमें आप मान लीजिए v डैश, और इधर घूम रहा होगा ओमेगा डैश, ऐसा। तो v डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश इंटू आर प्योर रोलिंग, जैसे बातें कुछ बन रहा होगा। तो हमारा जो अच्छा, इसको घुमाने में कौन हेल्प किया होगा? फ्रिक्शन इस वेलोसिटी को धीरे धीरे उसको कम किया होगा। अगर मोमेंटम अगर आप लिखना चाहें, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इक्वेशन, तो यहां से इसका मास इंटू वेलोसिटी था, और इसको कौन रोक रहा था? फ्रिक्शन। थोड़ी देर के बाद इसमें m इंटू वी डैश ऐसा आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हम ये कह सकते हैं ना। अच्छा, अभी वो रोटेट कर रहा था क्या? I इंटू 0 नहीं, क्वेश्चन में ही बोल रखा है कौन हेल्प कर रहा है? फ्रिक्शन घुमाने में, तो उसके चलते जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा होगा और इंटू टाइम t कर दे तो F इंटू आर इंटू टी इक्वल टू, अब कितना हो गया? I ओमेगा डैश। ठीक है, तो यहां से अगर हम इसका वैल्यूज रखें तो एफ टी का तो कितना जाएगा? I ओमेगा डैश अपॉन
आर। तो यहाँ पर उठा के रख लिया जाए, तो आ जाइए इधर अगले पेज पे रख लेते हैं। तो m इंटू एफ टी के जगह पर कितना हो जाएगा, आई ओमेगा बाई आर इंटू, यहाँ पर कितना था, एम वी डैश, ये चाहिए था हमें, है ना। तो इसमें देखिए कि एम वी है और एक क्या है, थीन एस्फेरिकल सेल है बच्चों, इसमें थीन एस्फेरिकल सेल है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3 mr²। बार बार एम कैपिटल क्यों ले रहा हूँ, 2/3 mr² इंटू ओमेगा डैश के जगह पे v बाई आर, वी डैश बाई आर, और यहाँ पर एक आर है इक्वल टू एम वी डैश। तो बस कोई आंसर आ गया, एम 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 हटा दीजिए, तो यहाँ से कितना हो गया, v माइनस 2/3 वी डैश इक्वल टू वी डैश। तो v इक्वल टू 2/3 प्लस 1 इंटू वी डैश। तो जब आप यहाँ से लिखेंगे v इक्वल टू 3/5/3 v डैश, तो v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3v/5। ठीक, तो जब उसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा बच्चों, 3v/5। तो इसको चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, यहां से आप लोग लिखेंगे, लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, दूसरा वाला पार्ट, इसको भी वैसे ही पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, ये क्या कर रहा है कि हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर lies on the smooth horizontal surface. It is pulled by the horizontal force acting tangentially from the highest point. ठीक है, ये ऐसा कुछ है इस तरह का, इस तरह का। तो इसको पुलिंग ऐसा कर रहा है, इट इज द पुल्ड बाय द हॉरिजॉन्टली फोर्स एक्टिंग टेंडेंशियली फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। Find a distance traveled by the sphere during the time it makes one of the full rotation. जब यहां से एक बार ऐसा चल जा रहा है, तो जब फुल रोटेशन होगा तो आप तो कहेंगे ऑब्वियस सी बात है ना कि यहां से यहां तक की कहानी कितना होगा, 2πr। तो ये इस बार गलत है। क्यों गलत है बच्चों, क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्फीयर ड्यूरिंग द टाइम इट मेक द वन फुल रोटेशन। तो कह तो रहा है कि फुल रोटेशन जाना है, ये चीज आप कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है, कहां पर जा रहा है, हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस आर लाइज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, तो स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पर होगा तो कभी क्या ये रोटेशन के लिए क्वालिफाई होगा क्या, तो रोटेशन कर रहा होगा, लेकिन आप देखेंगे 2πr से ज्यादा करेगा। वो कैसे, क्योंकि सफिशिएंट फ्रिक्शन तो है नहीं, फ्रिक्शन है ही नहीं, मतलब स्मूथ है, सफिशिएंट क्या है ही नहीं फ्रिक्शन। तो अभी क्या हो रहा होगा कि घूम रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, घूम रहा होगा, थोड़ा आगे बढ़ रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। तो इस चक्कर में 2πr से वो फॉरवर्ड स्लिपिंग है, तो 2πr से ज्यादा ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो d इज ग्रेटर देन 2πr। तो अब आ जाइए कि क्या करें अब इसका। तो हमें पूछा है कि डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस के लिए तो आपके पास यही है ना कि s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² की शरण में जाए तो हमारा कुछ कल्याण होगा। तो अभी वो कितने टाइम तक वो चला है, या कितना टाइम में वो किया है, रोटेट किया होगा या 1 रिवॉल्यूशन लगाया होगा, एक क्लू वहां से तो है। एक्सेलरेशन फोर्स लग रहा है F यहां से, इसका मास है सपोज m, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, F/m। ये तो आ गया। अब टाइम का क्या करें, तो चलिए टाइम के तो टाइम पे रख लेंगे, और इनिशियल स्पीड 0 है, तो 1/2 F/m इंटू t²। एक तो ये मिल गया। दूसरा, इसमें जो वहां से क्लू मिलेगा कि जो 1 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, तो 1 रिवॉल्यूशन अगर लगा रहा है तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2π, यहां से ऐसा बोल सकते हैं ना, और घूम रहा है नहीं या कुछ हो नहीं रहा है, तो रेस्ट से हो रहा है, तो यहां से 1/2 अल्फा t², इस तरह का कुछ होगा क्या। तो वंस वी गेट द अल्फा आवर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व।
सो यहाँ से अगर आप डिवाइड भी मारेंगे इन दोनों को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 अगर बोल लूँ, तो s बाई 2 पाई, हाफ से हाफ अपने घर गया, f बाई एम और टी स्क्वायर, सो f बाई एम इंटू अल्फा। तो कह रहा है बच्चों दूसरी भाषा में कि अल्फा घर ले जाइए, अल्फा लाइए और आंसर घर ले जाइए। 2 पाई को उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगले स्लाइड में लिख देता हूँ, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई f बाई एम इंटू अल्फा। अल्फा तो है नहीं, तो अल्फा को तैयारी करें। तो अल्फा लाने के लिए अगर सोचा जाए इसमें कि क्या क्या कर सकते हैं, अल्फा लाने की तैयारी अगर करें तो क्या क्या हो सकता है कि अगर वो जो घूम रहा होगा तो फोर्स तो चलो ठीक है वहां से तो लगा ही लगा है, तो वो घूम रहा है तो इसका मतलब कि 1 रिवॉल्यूशन हुआ है तो मस्ट बी टॉर्क प्रोड्यूस किया होगा, क्योंकि इधर से तो कोई टॉर्क मिलने वाला है नहीं। क्यों नहीं मिलने वाला है कि स्मूथ है, ये सारा स्मूथ है, तो फ्रिक्शन भी नहीं है इस बार कि उसको घुमाने में हेल्प करे, तो घुमाना उन्हीं को पड़ेगा जो फोर्स ऊपर से एकदम टेंजेंशियली लगे हैं टॉप पर। तो हम क्यों ना उसके चलते टॉर्क कैलकुलेट कर ले। तो F और इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर लें, और ये हॉलो स्फीयर है, तो यहां से टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है ऐसा। चलो यहां पे ही लिख देता हूं। अब तो आप समझ गए होंगे ना, इसको जगह थोड़ा यहां बना लिया जाए कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क और क्या होगा, F इंटू सेंटर के अबाउट, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका टेंडेंसी देखिए अंदर की तरफ है, तो F इंटू आर हो जाएगा, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका थिन या हॉलो स्फीयर है तो 2/3 mr स्क्वायर ऐसा इंटू अल्फा। तो बस वहां से अल्फा का वैल्यू आपका वेट कर रहा होगा, तो आर से आर निकल गया, और 3f/2m इंटू 2m इंटू आर ऐसा अल्फा ऐसा आ गया। तो क्यों ना उसको पुट कर दिया जाए उसमें 3f/2mr, तो 2 पाई f तो f है, 3f/2mr। तो f f m m कैंसिल हुआ और ये 2 ऊपर गया, तो कितना हो गया 4 पाई r/3। इतना डिस्टेंस चला बच्चों, s इक्वल टू 4 पाई r/3। इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया होगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया? तो अगर आया तो इसको रोट डाउन कर सकते हैं। तो इसमें एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं कि हुआ क्या कि F लगाया स्मूथ था, तो फोर्स लगाएंगे तो कहीं से भी, तो नेट फोर्स तो F लग रहा, तो उसके चलते एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा F/m। डिस्टेंस कितना चलेगा, हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये तो हो गया। फिर कहेंगे अच्छा वो क्वेश्चन में मेंशन है कि घुमा है 1 रिवॉल्यूशन, तो 1 रिवॉल्यूशन का मतलब 2 पाई, तो 2 पाई इक्वल टू हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो दोनों को डिवाइड किए तो एस तो कुछ मिलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अल्फा मिसिंग था। एफ तो चलिए है, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन नहीं, वो कैंसिल हो गया। तो अल्फा लाने के लिए टॉर्क का यहाँ पर देखा, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, और वहां से कहानी बदल बना। तो इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, फॉरवर्ड स्लिपिंग के लिए। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। वैसे ही आप पॉज करके इसको भी लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है एक सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 0.5 kg is kept on the horizontal surface. The coefficient of static friction between the surface is contact is 2/7. What is the maximum force can be applied at the highest point of the horizontal direction so that a sphere does not slip off the surface? तो ठीक है, तो उसमें क्या करें कि सॉलिड स्फीयर है। चलिए सॉलिड स्फीयर तो इस बार बनाया जाए। इस तरह का है, और इस तरह का है।
ठीक है बच्चों, फिगर में दिख रहा होगा, सॉलिड स्फीयर है और द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स। तो ठीक है, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम फोर्स अप्लाई करते हैं और यहाँ पर म्यू इस बार है, तो म्यू इक्वल टू 2/7 कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड एट द हाईएस्ट पॉइंट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट द स्फीयर डज नॉट स्लिप ऑन द दिस। तो कितना किया उस पर फोर्स लग रहा होगा कि जिसके चलते ऐसा हो, फ्रिक्शन लगेगा। तो देखिए इसमें क्या होगा कि अगर वो प्योर रोलिंग आफ्टर अप्लाई कर रहा होगा तो ओमेगा और ये फॉरवर्ड ऐसा होगा, तो V इक्वल टू ओमेगा आर जैसी बातें चल रहा होगा। तो और फ्रिक्शन भी है। तो इसमें अगर हम देखा जाए, मतलब कि जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि अगर ये घूम रहा होगा तो इसके चलते फ्रिक्शन यहाँ पर ऐसे लग रहा होगा। तो हम यहाँ से तो बोल ही सकते हैं ना कि F प्लस स्मॉल मतलब दिस फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसा एक बार में। और दूसरा कि अगर इसके अबाउट टॉर्क वाला अगर ले ले तो F वाला मतलब इसको ये ऐसे घुमा रहा होगा और इसको ऐसे घुमा रहा होगा, मतलब F टेंजेंशियली जो लग रहा होगा क्लॉकवाइज। तो बाई कन्वेंशनल हम इसको क्या लेते हैं कि अंदर की तरफ निगेटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर की तरफ कर रहा होगा। तो F माइनस एफ या F इंटू आर माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू उसका टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर है तो आई अल्फा ऐसा कर लेते हैं। तो यहाँ से F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू उसका 2/5 mr² होता है, 2/5 mr²। और अल्फा के जगह पे प्योर रोलिंग अगर चल रहा होगा तो अल्फा के जगह पे A/r आ जाएगा और इन लोग का जो R एक यहाँ से कॉमन लेकर आए हैं तो वहाँ पर डिवाइड और हो जाएगा। तो r² कैंसिल हो गया, तो F माइनस स्मॉल f इक्वल टू 2/5 ma। तो इक्वेशन नंबर 1 ये लॉज ऑफ मोशन से और दूसरा ये रोटेशनल की हेल्प से ऐसा मिला। तो इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो लोग अपने F अपने घर चले जाएंगे और 2F के जगह पर कितना जाएगा बच्चों, 2F के जगह पर आ जाएगा 1 प्लस 2/5 तो 7/5 ma। तो कह रहे कि F तो आपका यहाँ से ऐसे ही मिल गया। अगर F का वैल्यू अगर देखेंगे तो यहाँ से 2F इक्वल टू 7/5 ma, लेकिन A चाहिए। A लाने के लिए क्या करें, म्यू का वैल्यू हमें 2/7 गिवन है तो इससे आसान बातें कुछ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर हम क्या करें कि F इक्वल टू इसमें कि F इक्वल टू ठीक है, तो F माइनस ma तो फिर कैसे भी कर लीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू म्यू mg और म्यू का वैल्यू हमें गिवन ही है 2/7 ऐसा। तो इसको कहीं भी वैल्यू पुट करके हमारा ये आ जाएगा इन द टर्म ऑफ। तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा बच्चों, एक्सेलरेशन पहले लेके आना पड़ेगा तब होगा। मुझे लगा कि फटाफट वहाँ से करो और एक्सेलरेशन के जगह पर कुछ बनते हुए दिखाई पड़ेगा। तो आप चाहे तो यहाँ से ए के जगह पर इसी में F प्लस एफ पुट कर दीजिए, फिर बाकी वहाँ से ला के रख दीजिए, जैसे करना है वैसे करिए। मतलब शुद्ध अलजेब्रा है और कुछ नहीं है। तो आ जाइए शुद्ध अलजेब्रा को टेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2F इक्वल टू 7/5 ma, 2F इक्वल टू 7/5 ma, 7/5 m ए की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, F माइनस F प्लस एफ अपॉन m, यही था ना। तो m से m कैंसिल हुआ तो 7/5f प्लस 7/5f ऐसा। और ये तो 2F इधर वेट कर ही रहा है तो इसको इधर ही कर लीजिए, 2 माइनस 7/5 F इक्वल टू 7/5 फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा। तो यहाँ से होगा तो 5 माइनस 10 माइनस 7 तो कितना आ जाएगा, 3F/5 इक्वल टू 7/5 फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg। तो
ये 5 से 5 तो कैंसिल हो गया, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3, म्यू के जगह पे 2/7 था और mg हाफ kg गिवन था, तो 0.5 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लीजिए। तो यहाँ से 7 से 7 अपने घर गए, 2 इंटू 0.5 1 हो गया, तो 10/3 न्यूटन। तो F का वैल्यू 10/3 न्यूटन ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बात आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहां से। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लीजिए पॉज करके। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लिए होंगे आप लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ये आपको कमाल का क्वेश्चन है। फिगर तो इसका दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा या बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है, पूरे जितने भी आप रोटेशनल मोशन पढ़ रखे होंगे एससी वर्मा के जो क्वेश्चन है, तो उसका निचोड़ है पूरे का। क्या कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर इज सेट इन द मोशन ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द लीनियर स्पीड v in a forward direction and angular speed v/r एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज सोन इन ए फिगर। फिगर तो गायब है, मैं बनाता हूं अभी। फाइंड लीनियर स्पीड ऑफ द स्फीयर व्हेन द स्टॉप्स रोटेटिंग एंड व्हेन स्लिपिंग फाइनली सीज एंड प्योर रोलिंग स्टार्ट। सो इन द वेरी सेकंड लाइन इज सेइंग दैट कि व्हेन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कोई मूव करेगा तो कैसा होगा। अगर मान लीजिए कि अगर इस तरह का हमारा है और ये आगे की तरफ जा रहा, तो v इक्वल टू ओमेगा आर ऐसा हो रहा होगा, तो ये कैसा मूव करेगा, इस क्लॉकवाइज ऐसा। But question is mentioned that especially the forward direction and angular moment, angular speed is v by r in anti-clockwise in that way. तो ट्विस्ट यहीं से है, ओमेगा इक्वल टू v by r। तो ये क्या हो रहा है कि आगे जाना चाह रहा होगा और इसको पीछे की तरफ, इधर की तरफ लेकर आ रहा होगा, यही हो रहा है ना। तो थोड़े थोड़े देर के बाद वेलोसिटी विल बी कूल डाउन होगा, मतलब कम हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सो एट दैट टाइम व्हेन स्टॉप रोटेटिंग, तो हमसे ये पूछा गया है। तो इसमें बच्चों आपको जैसा मैंने बोला कि पूरे उसका निचोड़ है, तो इसमें हम अपना जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एडिटेड फॉर्म में जो इंपल्स वाला इक्वेशन जो लिखते थे, उसको यूज करके फटाफट क्वेश्चन को कैसे लेकर आ जाते हैं। देखिए कि इफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस सेंटर ओ पर अगर इसके अबाउट करें, तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऐसा लिख देता हूं बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा, बोल तो रहा हूं तो समझ में आ ही रहा होगा। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अब पूरा लिखने में थोड़ा समय लग जाता है, तो इससे क्या करिए कि तो उसमें हमें क्या होगा कि वो टाइम हमें निकाल कर दे देगा। वो कैसे, तो इसका यह है क्या, सॉलिड स्फीयर है, तो आई इंटू ओमेगा माइनस, और स्पीड कितना है, क्योंकि ये इधर की तरफ घूम रहा होगा। अब जैसे किसी को भी ले लो आप इसको, इसीलिए मैंने इसको पॉजिटिव लिया है, और उसका टेंडेंसी क्या होगा, अंदर की तरफ वो घुमाना चाह रहा होगा, तो इसीलिए माइनस, तो एम वी ऐसा आई ओमेगा, और जो फोर्स लग रहा होगा उसके चलते, जो फ्रिक्शन उसको और रोक रहा होगा, तो क्या होगा एफ इंटू आर इंटू टी, और फाइनली आई इंटू सीज हो जा रहा है। यही बातें हुआ है ना कि रोटेट कर रहा होगा, फ्रिक्शन रोक रहा होगा, और उसमें व्हेन द स्टॉप रोटेटिंग, तो इस तरह की बातें कुछ हुआ होगा कि एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो इस चक्कर में हमें क्या मिलेगा कि इसका हमें टाइम पता कर सकते हैं। तो ये अभी सॉलिड स्फीयर है, तो इसका 2/5 mr स्क्वायर ये हो गया, और ओमेगा के जगह पे v/r, क्योंकि उसका वैल्यू मेंशन है, इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा की तरह, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है म्यू mg में लेने में, इंटू r इंटू टी। तो यहाँ से आप देखेंगे m से m कैंसिल हो जाएगा, और r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जो t का वैल्यू है उसका वैल्यू आ जाएगा 2/5 t इक्वल टू 2/5 v म्यू जी। ये ऐसा टाइम आपका मिल जाएगा, ठीक, 2/5 v म्यू जी। तो इस टाइम के सहारे हम बाकी उसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें लेंगे।
ला सकते हैं। तो अभी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाल के टाइम निकाल लिया। अब वो जो स्पीड लाना है उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे, क्यों कर पाएंगे, जो इसका एडिटेड फॉर्म है तो उसमें तो काम हमें आ जाएगा ना। तो उसका जब एडिटेड फॉर्म यहाँ पर अप्लाई करें, मतलब कि इनिशियल स्पीड m इंटू वी से जा रहा होगा, माइनस फ्रिक्शनल उसको ही रिटार्ड कर रहा होगा, तो उसी को लिख लिया f इंटू टी टाइम इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी आप m इंटू वी डैश कह सकते हैं। थोड़ी देर के बाद उस समय का वेलोसिटी v होगा ऐसा, और माइनस क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा होगा तो धीमे ही हुआ है। तो इस वैल्यू पर जब आप इस पर आप काम करेंगे तो m इंटू वी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एम जी हो जाएंगे, और ये टी के जगह पे 2v माइनस 5 म्यू जी इक्वल टू एम इंटू वी डैश ऐसा लिखेंगे क्या। तो देखिए म्यू जी तो अपने घर चले गए यहाँ से, और बचा कि आपके पास 2/5 mv, 2/5 mv बचेगा, और यहाँ पर mv है और m डैश v है। तो अगले स्लाइड में लिख लेते हैं mv माइनस 2/5 mv इक्वल टू m इंटू वी डैश। तो यहाँ से mv ले लीजिए 1 माइनस 2/5 mv डैश, तो m इक्वल टू 3/5 mv डैश। तो m से m कैंसिल हुआ, तो v डैश का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 3/5 m। ये ऐसा बना, ठीक। तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का ये आपने एक्चुअल में समझा, उसका डायरेक्शन और क्या, कि अगर वो जा रहा था ऐसे तो उसमें जो मोमेंटम उसके चलते एंगुलर मोमेंटम मिल रहा होगा घूमने के चलते, और तो वो चीज़, और ये घूम कैसे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घूम रहा है ऐसे और जा रहा है ऐसे राइट साइड में, और घूम रहा है लेफ्ट साइड में। तो ये बच्चों इसका था फर्स्ट पार्ट का। अभी सेकेंड पार्ट का निकालते हैं। तो अभी क्या हुआ कि घूमना बंद हुआ है इस पार्ट में, अभी ये घूमना बंद हुआ है। सेकेंड पार्ट में फिर धीरे धीरे फिर स्लिपिंग होगा, मतलब अभी स्लिपिंग हो रहा होगा, तो फिर स्लिपिंग से फिर रोटेशन हो रहा होगा। तो फिर दूसरे केस में पूछा है कि व्हेन स्लिपिंग फाइनली सीज एंड प्योर स्टार्ट, तब क्या हुआ होगा। तो हम उसको आसानी से देख सकते हैं। पहले तो आ जाइए, अभी उसी मोड में है तो निकाल ही लेते हैं। तो जैसे हम टाइम में भी निकाले थे ना इसके लिए, पहले वाले के लिए करके, तो अभी जैसे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम फिर से अप्लाई करते हैं। तो उस समय तो अभी इसका घूमना बंद है, तो आई इंटू ओमेगा तो ये 0 हो गया। लेकिन फिर इसको कौन इम्पार्ट कर रहा होगा घुमाने में, फिर अगेन फ्रिक्शन उसको हेल्प करेगा। तो एफ इंटू आर इंटू टी इक्वल टू आई इंटू ओमेगा डैश ऐसा कह सकते हैं। तो वहाँ से टाइम ए ला कर दे देगा कितने देर के बाद हो रहा है, तो 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा डैश इस वी डैश बाई उस समय का जितना वी डैश है वही तो हमें निकालना है वी डैश बाई आर, और फ्रिक्शन इंटू म्यू एम जी इंटू आर। तो आर स्क्वायर, फिर यहाँ से एम से एम कैंसिल हो गया, तो टी का वैल्यू कितना आ गया 2/5 म्यू जी इंटू वी डैश। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही है, लेकिन वहाँ का देखिए वेलोसिटी बदला हुआ है ना, 2 वी डैश अपॉन 5 म्यू जी। ठीक, आप कंजर्वेशन ऑफ अगर मोमेंटम लगाते हैं तो फिर हमें वो वेलोसिटी दे देगा। तो उसमें क्या किया जाए कि इसका मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी उस समय का कितना था, ये बगल में बैठा है 3/5, ओह वी नहीं, अच्छा हुआ कि देख लिया, 3/5 वी होगा ना, इसका वी गायब कर दिया था। ठीक है, 3/5 वी, एम से एम कैंसिल होगा, उसको अभी करेक्ट कर लीजिएगा, वो वी लिखना भूल गया था। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर लगाएंगे तो एम अप बाई 3/5/v ऐसा, माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, फिर उसको और धीमा कर रहा होगा, तो म्यू इंटू एम जी इंटू टी इक्वल टू एम वी डैश, ये निकालना है। तो टी का वैल्यू अगर वहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा,
म्यू जी तो घर चले जाएंगे और उसका वैल्यू आ जाएगा 2/5 एम वी डैश। एम तो ही रहेगा, म्यू जी कैंसिल होने के बाद। तो आइए अगले स्लाइड में कर लें। तो एम इंटू या 3/5 ऐसा कर लीजिए, और फ्रिक्शनल फोर्स था तो म्यू एम जी था, और टाइम के जगह पर कितना आया था बच्चों, इस 2v डैश अपॉन 5 म्यू जी इज इक्वल टू एम इंटू वी डैश। तो ये देखिए म्यू जी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3mv अपॉन 5 इज इक्वल टू 2mv डैश बाई 5 प्लस mv डैश। तो कितना हो जाएगा 3mv अपॉन 5 इज इक्वल टू 7/5 mv डैश। तो 5 से 5 तो गए, m से m कैंसिल हुआ, तो इसका वैल्यू आप देखेंगे। ये आपको जब कॉन्सेप्ट सिखाया था उस समय भी आपको एक क्वेश्चन ध्यान मुझे आ रहा है कि ये बताया था, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते थे। 3/7 भी ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 85 था शायद। तो इसका ये था। तो आप चाहें तो इसको एक एक करके बारी बारी से लिख सकते हैं। तो एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। हुआ क्या कि पहले वो घूम रहा था कुछ v वेलोसिटी से, फिर उसके बाद उसका रोलिंग समाप्त हो, मतलब कि यस रोलिंग सीज हो गया, मतलब स्लिपिंग करने लगा। तो आफ्टर उस समय का वेलोसिटी क्या होगा, तो वो हमने देखा कि घूमना बंद करके केवल स्लिप कर रहा था। तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाला, उससे टाइम निकाला, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में पुट कर दिया। फिर सेम चीज कर रहा है कि थोड़ी देर के बाद वो घूमना स्टार्ट फिर कर दिया, तो फिर से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से टाइम निकाला कि कितने देर के बाद घूमना स्टार्ट किया होगा। आई इंटू 0 वो वही वाला है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, उसमें टाइम का वैल्यू पुट कर दिया जो एडिटेड फॉर्म का है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप लोग लिख सकते हैं फटाफट। ठीक है बच्चों, तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको पॉज करके वैसे ही लिख सकते हैं। फिर इसको यहां से लिख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो आज का इस रोटेशनल की समाप्ति का लास्ट पंच होगा। देखिए ये क्या कर रहा है कि सॉलिड स्फीयर रोलिंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद द लीनियर स्पीड v कोलाइड इलास्टिकली विद द फिक्स्ड स्मूथ वर्टिकल वॉल। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर इट हैज स्टार्टेड प्योर रोलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अच्छा, इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा बच्चों ऐसा बना लिया जाए, एक इस तरह का ऐसा वॉल है। तो इसमें खास अच्छी बात क्या है कि इलास्टिकली है। अगर इलास्टिक नहीं होता तब हमें दिक्कत होता। तो अभी क्या कर सकते हैं कि जब उसका यहाँ से हिट कर रहा होगा और उसमें क्या कर रहा है कि सॉलिड स्फीयर द रोलिंग ऑन द, जब हिट करने के बाद इस विद द लीनियर स्पीड v, तो v से जब इलास्टिकली हिट कर रहा है तो जितना, एक मान लीजिए कि यहाँ से कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ से लगाया होगा, तो जितना v था उतना ही इसको वापस भेज दे रहा है ऐसा। और उस समय घूम कैसे रहा होगा, ऐसा। ठीक, सो फिर क्या कर रहा है कि फाइंड स्पीड ऑफ द स्फीयर आफ्टर स्टार्ट प्योर रोलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अभी यानी कि उस समय पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो और जो उस पर नॉर्मल फोर्स लग भी रहा होगा तो वो सेंटर से पास हो रहा होगा, तो जो उसके चलते कोई टॉर्क मिलेगा नहीं। तो इलास्टिकली इसको सोचेंगे नहीं, बस एक था वहां पर बता दिया। तो अगर इसका एंगुलर मोमेंटम देखें और उसके बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट हो ही रहा है, तो जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा किसके अबाउट, तो उसके इस पॉइंट के अबाउट, जो फ्रिक्शन वगैरह है यहां पर एक पॉइंट पी ले लीजिए, इसके अबाउट उसका कंजर्व हो रहा होगा। तो इसमें अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के लिए देखें, एल इनिशियल और एल फाइनल, तो इनिशियल क्या होगा कि एम वी आर
कि चलते ऐसा इसका पॉजिटिव मिलेगा और ये घूम रहा होगा फॉरवर्ड में, मतलब आगे की तरफ अगर हो रहा होगा तो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ बाई कन्वेंशनल आप जानते ही हैं कि इसका आई ओमेगा ऐसा होगा, तो एम वी आर माइनस 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी बाई आर ऐसा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे यहाँ से आर से, तो 1 माइनस 2/5 कितना हो जाएगा 3/5 एम वी आर ऐसा। इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम जब उसका अगर आप देखेंगे तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम इसका अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि वो क्वेश्चन में कैसा पूछ रहेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब उसके बाद टकराने के बाद मतलब टकराने के बाद तो वी तो ऐसे जा ही रहा था और घूम ऐसे रहा था, थोड़ी देर के बाद इधर की तरफ घूमने लगेगा। तो उस समय उसका कोई एक्सटर्नल फोर्स लग नहीं रहा है, अपने आप हो रहा है ऐसा। तो एल फाइनल इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो एम वी आर प्लस, तो थोड़ी देर के बाद आफ्टर द, इस तरह से यहाँ पे बना ले रहा हूँ, तो जिधर ये वी घूम रहा है उधर ही आपका ऐसा आ जाएगा, लेकिन उस समय उसका वेलोसिटी बदला हुआ होगा। वही हमसे पूछा भी है शायद कि फाइंड स्पीड, तो वी डैश, और उस समय प्योर रोलिंग ओमेगा डैश ऐसा हो रहा होगा। तो इसमें वी डैश प्लस आई ओमेगा डैश, तो एम वी डैश आर और फिर से आपका 2/5 एम आर स्क्वायर इंटू वी डैश बाई आर ऐसा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा डैश के जगह पे वी बाई आर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से आप देखेंगे आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 2/5 एम वी आर 2/5 एम वी डैश आर और यहाँ पर एम वी आर है, तो 1 + 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7/5 एम वी डैश आर। तो जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है और जो फाइनल एंगुलर मोमेंटम है, तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पर कोलिजन भी हो रहा है कैसा इलास्टिकली है, और जो नॉर्मल फोर्स या कुछ इंपार्ट कर रहा है हो रहा होगा तो उसके सेंटर ऑफ मास से गुजर रहा होगा, तो कोई घूमने में उसको हेल्प नहीं करेगा, मतलब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा। तो जैसे एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम विल कंजर्व। यही होता है ना, नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो इन दोनों को आमने सामने कर दें तो हमारा काम बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है। तो एल इनिशियल इक्वल टू एल फाइनल अगर रखेंगे, और यहाँ से जो पहला वाला था 3/5 एम वी आर, और जो उसके बाद वाला है 7/5 एम वी डैश आर, तो एम आर कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, तो वी डैश का वैल्यू कितना हो गया 3/7 वी। ये ऐसा निकल कर आएगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों। तो अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। पॉज कर लीजिएगा, उसी अंदाज में लिख लीजिएगा, फिर इसको यहां से लिख लीजिए। ठीक है। तो बच्चों आप लोग का रोटेशनल मोशन जो है वो फिनिश कर रहा है, मतलब जितने भी इस पे क्वेश्चन बन सकते थे हमने खूब इसको समय दिया, और जितने क्वेश्चन हम ले सकते थे या एस सी वर्मा का जो क्वेश्चन था वो हमने देखा। तो इस चैप्टर को यहीं पे बंद करते हैं। आगे और भी इस पे बात कर सकते हैं जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह हो। तो मैंने ऐसा आपको ज्ञान दिया है कि मोस्टली 90% 80% क्वेश्चन बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएंगे। 10-20% जो सॉल्व नहीं होता है मैसेज में लिखिए, क्वेश्चन भेजिए, तो आपको उसमें हेल्प किया जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर के मिलेंगे तो ग्रेविटेशन के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।